एचआर दिन के 300 रिज्यूमे देखता है और आपका रिज्यूमे 6 सेकंड में रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देखना। इन दिस वीडियो आई विल रिवील व्हाई एचआर रिजेक्ट्स योर रिज्यूमे इन जस्ट 6 सेकंड। इसके पीछे क्या रीजन है, वो 5 रीजन है जो मैंने यहाँ पे वीडियो में नोट डाउन किए हैं, आपको बताने वाला हूँ। आप इसको फिक्स करते हो तो डेफिनेटली आपका रिज्यूम स्टैंड आउट करेगा और देयर आर बेटर चांसेस कि आपका रिज्यूमे सिलेक्ट होके आपको कॉल भी आ जाए और एटीएस भी आप पास कर लो। एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसकी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द पॉइंट। जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है कि नो प्रॉपर स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग। बहुत सारे रिज्यूमे में ऐसा होता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता रिज्यूम का, वो कैसे भी लिख देते हैं, जहाँ पे जो मर्जी आया वो लिख दिया। क्राउडेड होता है, बहुत सारी चीजें वहां पे रहती है जो काम की भी नहीं होती इवन। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है आपके रिज्यूमे में, इसलिए रिजेक्ट होता है। आपने 1 पेजर रिज्यूमे नहीं बनाया इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। 3-4 पेज का रिज्यूमे बना दिया तो वो पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3-4 पेज कौन देखेगा। एचआर सिर्फ 6 सेकंड में स्कैन कर लेता है पूरा रिज्यूमे कि ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कैंडिडेट सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों अगर आप 4 पेज का रिज्यूमे बनाओगे तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट तो नहीं ही होने वाला। तो 1 पेजर रिज्यूमे नहीं है आपका, आपके रिज्यूमे में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, आपने उधर उधर चीजें लिखी है, तो वो डेफिनेटली रिजेक्ट होगा। तो सबसे पहली ये मिस्टेक है कि आप जो रिज्यूमे अपना वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में बनाओ, स्ट्रक्चर में बनाओ। अपना नाम पहले आए, फिर करियर ऑब्जेक्टिव आए, फिर स्किल्स वगैरह आए, फिर एजुकेशन वगैरह आए, ये सब चीजें आप डाल सकते हो। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मिस्टेक 2, जेनेरिक करियर ऑब्जेक्टिव और नन। बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे में वो जेनेरिक करियर ऑब्जेक्टिव होता है जो गूगल से वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वहीं डाल देते हैं। और कुछ लोगों के रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि करियर ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो दोस्तों करियर ऑब्जेक्टिव एक ऐसी चीज है जो आपके रिज्यूमे में पहले ही बता देती है कि आप इस चीज के लिए जॉब देख रहे हो और आप ये स्किल पोजेस करते हो और आप इस चीज में जाना चाहते हो, इस जॉब रोल के लिए आप देख रहे हो। तो वो एक करियर ऑब्जेक्टिव होता है और आप उसमें कैसे फिट होते हो वो आप वहां पे बताते हो। तो करियर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एकदम रियल होना चाहिए। आप जो स्किल पोजेस करते हो, आप जो जॉब देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग और उसके रिलेटेड होना चाहिए आपका करियर ऑब्जेक्टिव। एक प्रोफेशनल करियर ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होता है कि MBA ग्रेजुएट विथ अ फोकस इन मार्केटिंग लुकिंग टू अप्लाई क्रिएटिव स्ट्रेटजीज एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन इन डायनामिक एनवायरमेंट। तो दिस इज हाउ इट साउंड्स लाइक। तो आप इस तरीके से अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3, विच इज देयर इज नो क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स इन योर रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे में कोई क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स नहीं होती। क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स का मतलब होता है कि आपने अचीवमेंट्स अगर कुछ किया है तो आप उसको नंबर में शो कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स। वो क्वांटिटी में दिखनी चाहिए कि आपने इतने नंबर गेन किए थे, आपने यहाँ पे इतना सेल्स वगैरह किया था, आपने फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम हैंडल करते हो तो आपने इस इंस्टाग्राम पेज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया था, नंबर में दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स। वो आप बता सकते हो। और क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स बिलीव मी दोस्तों बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि जब एचआर आपके रिज्यूमे में नंबर्स देखता है तो उनको लगता है कि ये बंदे में कुछ क्वालिटी है और इसने यहाँ पे नंबर शो किए हैं जो काफी रियल लगते हैं कि यहाँ से यहाँ पे इसने पहुंचा है। और वो आपके रिज्यूमे में जब इंटरव्यू लेता है तब वो आपको वही सवाल पूछता है कि आपने ये कैसे किया था। तो आपके पास सिंपल सा और इजी आंसर भी होता है कि हमने इस तरीके से इसको किया था। तो आप वहां पे अपने आप को प्रूफ भी कर सकते हो दोस्तों। तो क्वांटिफाइबल अचीवमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है अपने रिज्यूमे में टू स्टैंड आउट एज अ फ्रेशर और एज अ एक्सपीरियंस पर्सन ऑल्सो। मिस्टेक 4, स्पेलिंग एरर एंड ओवर पैराग्राफ। तो बहुत सारे रिज्यूमे में क्या होता है कि स्पेलिंग एरर होती है, उन्होंने कुछ जगह कुछ स्पेलिंग वगैरह लिख दिया होता है, फील्ड की जगह फाइल लिख लिया होता है। तो इस तरीके के स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो आपको नोटिस नहीं होती लेकिन एचआर को तुरंत से नोटिस हो जाती है। और कुछ लोगों ने रिज्यूमे में भर भर के पैराग्राफ डाले होते हैं बहुत सारे, तो वो भी एक निशानी है कि आप आराम से रिजेक्ट हो जाओगे। तो वहां पे आपको सिंपल पैराग्राफ जो भी आपने डालना है वो डालना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए और समरी होनी चाहिए उस चीज की, ना कि लंबे लंबे पैराग्राफ होने चाहिए आप वर्ड टू वर्ड डिटेल में समझा रहे हो उस पैराग्राफ को। और स्पेलिंग एरर तो बहुत ही
कॉमन है आजकल और बहुत सारे लोग करते हैं और इसी की वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो स्पेलिंग एरर को आप अवॉइड कर सकते हो और उसके लिए आप बहुत सारे टूल वगैरह भी है, ग्रामरली वगैरह, उसको भी यूज कर सकते हो। और स्पेलिंग एरर जितना भी हो सकता है उतना अवॉइड करो। और दोस्तों, आप रिज्यूमे बन जाए तब उसके बाद प्रूफ रीड कर लो कि वहां पे हमने सब चीजें सही लिखी है, स्पेलिंग वगैरह सही है, कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया, कुछ कम नहीं लिख दिया। और दोस्तों, अपना रिज्यूमे है वो 1 पेजर रखो, क्योंकि आजकल सारी कंपनी क्या है, एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करती है। एटीएस सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। और दोस्तों, यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, कैंडिडेट के रिज्यूम सबमिट करती है और जेडी देती है कि इसके अकॉर्डिंग हम ये रिज्यूमे कितना % मैच हो रहा है, कौन कौन से कीवर्ड इसमें है और इसमें है जो मैच हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके रिज्यूमे का एटीएस स्कोर निकलता है। तो वो जेडी के अकॉर्डिंग होता है। आप जेडी देखते होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन विच इज, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिज्यूमे मैच कर पा रहा है, स्किल्स वगैरह, क्वालिटीज वगैरह नहीं कर पा रहा, क्या है, कीवर्ड्स वगैरह वहां पे है कि नहीं है, वो सब चेक करता है, स्कैन करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद वो फाइनल स्कोर निकल के आता है कि ये रिज्यूमे इस जेडी से इतने % मैच हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, वो सिर्फ एक ही पेज का रिज्यूमे कंसीडर करता है। एटीएस सॉफ्टवेयर सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे कंसीडर कर सकता है। तो ट्राई टू मेक 1 पेज रिज्यूमे। फिफ्थ और सबसे बड़ी मिस्टेक विच इज योर रिज्यूमे इज नॉट टेलर टू द जेडी। इसका मतलब है कि आपने अपने रिज्यूमे को जेडी के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही रिज्यूमे को हर जगह अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि एक ही रिज्यूमे को हर जगह अप्लाई नहीं किया जाता। आपको जेडी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे शेप करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जेडी में जो कीवर्ड्स दिए हैं वो अपने रिज्यूमे में मैच करने पड़ेंगे। तभी आप एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम एटीएस को बीट कर पाओगे और आप एचआर की नजरों में भी एज अ स्टैंड आउट परफॉर्म करोगे। तो उसके लिए आपको एक जेडी टेलर रिज्यूमे बनाना पड़ेगा और आपको पहले जेडी एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्किल्स वगैरह है जो जॉब परफॉर्म करने के लिए मांगी गई है और कौन कौन सी मैं पोजेस करता हूँ, वो उसको मैच करो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैच करो, वहां पे जो एक्सपीरियंस दिया गया है वो मैच करो, क्वालिफिकेशन वगैरह मैच करो। जेडी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे बनाओ ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिज्यूमे सबमिट करो तो वो स्टैंड आउट करे और आप आराम से क्लियर कर पाओ रिज्यूमे स्कैनिंग को। और अब बात करते हैं बोनस टिप की, विच इज फ्रॉम माई साइड। तो आप अपने रिज्यूमे में टेबल वगैरह मत बनाओ, कॉलम्स वगैरह मत बनाओ, लाइनिंग वगैरह मत बनाओ। एकदम क्लियर फॉर्मेट में रखो उसको। 1 पेजर रिज्यूमे बनाओ, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाओ आप। और आप अगर उसको जेडी टेलर मैच करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप पास आउट कर लोगे और आपको एचआर की तरफ से कॉल भी आ जाएगा और उसके बाद तो आपको ही फूडना है आगे। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फिक्स योर रिज्यूमे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और जिनको रिज्यूमे बनाने में दिक्कत आ रही है। मैंने अपना स्पेसिफिक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो कि आप 1 पेजर क्लियर रिज्यूमे कैसे बना सकते हो, विच इज एटीएस फ्रेंडली ऑल्सो।